चलिए तो आइए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न यही है कि आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करना इसलिए जरूरी है कि तत्वों के गुणों का अध्ययन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। कारण कि तत्वों की संख्या बहुत अधिक है। अब तक 115 से भी ज्यादा तत्व खोजे जा चुके, बिल्कुल सही है। तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक एक करके तत्वों के गुणों का अध्ययन करना जटिल हो जाता है। और इन्हीं सब कारणों से, यानी कि ABC तीनों कारणों से हम तत्व का आवर्ती वर्गीकरण करते हैं। इनमें से सभी, यानी कि आवर्ती वर्गीकरण करने का एक उद्देश्य है कि तत्व के गुणों का अध्ययन करना आसान हो जाए। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा, तत्वों का धातु और अधातु में वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। लेवाइजे ने किया था, यानी लेवाइजियर ने किया था। ठीक है, अंग्रेजी में इसका नाम होता है लेवाइजियर। तो ये केमिस्ट्री के पिता थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किया था। लेकिन यह वर्गीकरण ज्यादा दिनों तक मान्य नहीं रहा। तत्वों के वर्गीकरण हेतु तिर्यक नियम किसने दिया, डोबरेनर ने दिया। तिर्यक नियम किसने दिया, डोबरेनर ने दिया। ठीक है, तिर्यक नियम डोबरेनर के द्वारा दिया गया। तिर्यक नियम डोबरेनर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों का कौन सा सेट डोबरेनर के तिर्यक नियम का पालन करता है। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक और है सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। तो तिर्यक नियम वाला जो सेट है ना, वो 4 आपको याद रखना पड़ेगा। चारों नोट में दिया हुआ है। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सभी के सभी डोबरेनर के तिर्यक नियम का पालन करने वाला सेट है। डोबरेनर के तिर्यक नियम पालन करने वाला सेट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह डोबरेनर के तिर्यक नियम का पालन नहीं करता। ये देखिए, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज। लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज तिर्यक नियम का पालन नहीं करते। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अभी देखे नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है कि जर्मन रसायनज्ञ जॉन डेब्रोनर ने तत्वों के वर्गीकरण हेतु तिर्यक नियम दिया। सही है, बिल्कुल सही है। जर्मन रसायनज्ञ जॉन डेब्रोनर ने तत्वों के वर्गीकरण हेतु तिर्यक नियम दिया। सही है। तिर्यक तत्वों में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। बिल्कुल गलत है यह कथन, औसत के बराबर होते हैं। बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान तिर्यक के शेष 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होते हैं। औसत के बराबर होते हैं। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण तो डोबरेनर ने ही किया था। ठीक है, जो नाम इसमें है उसमें सबसे पहला वर्गीकरण डोबरेनर ने किया था, तिर्यक नियम देकर के। डोबरेनर ने तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड ने किया था। अष्टक नियम का पालन किसने किया था, न्यूलैंड ने किया था। अष्टक नियम का पालन न्यूलैंड के द्वारा हुआ।
यदि तत्व को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर समायोजित किया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व का, ये आठवां अष्टक नियम है। और अष्टक नियम किसका है? न्यूलैंड का अष्टक नियम है। किसका अष्टक नियम है? वेरी गुड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम में कई अज्ञात तत्वों के स्थान रिक्त रखे थे जिसका भविष्य में खोजा जाना निश्चित था। बिल्कुल ऐसा काम न्यूलैंड ने किए थे। तत्वों की भविष्यवाणी मेंडेलीव के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? न्यूलैंड तो सिर्फ बोले थे कि प्रकृति में 56 ही तत्व हैं, आगे भी 56 रहेंगे, कोई नया तत्व का आविष्कार नहीं होगा। ये भविष्यवाणियां की थी न्यूलैंड को अनुमान था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही है। न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। और उन्हें अनुमान था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही है और भविष्य में अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा, यह भी अनुमान था न्यूलैंड को। तो दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत है दोस्तों। न्यूलैंड ने अष्टक नियम में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़े थे। एक्स वाई जेड तिरिक तत्व है। एक्स वाई जेड तिरिक तत्व है। एक्स वाई जेड तिरिक तत्व है। एक्स का परमाणु द्रव्यमान 8, जेड का परमाणु द्रव्यमान 10, तो वाई का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो अगर तिरिक है तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे के परमाणु तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बटे 2 यानी कितना हो गया? 9 हो गया। वाई का परमाणु द्रव्यमान 9 हो जाएगा। क्लियर? एम तथा एन समान गुण वाले दो तत्व हैं। एम तथा एन समान गुण वाले दो तत्व हैं जो अष्टक नियम का पालन करता है। एम और एम तथा एन के बीच कुल तत्वों की संख्या कितनी? तो एम तथा एन समान गुण वाले तत्व जो अष्टक नियम में पालन करता है, अष्टक नियम में पालन करता है। तो एम आपका कैमा तत्व है? पहला। और एन आपका कैमा तत्व है? 8वां तत्व है। अष्टक नियम ये ना कि पहला का गुण किससे मिलेगा? तो एम और एन समान तत्व है, तो एम पहला है, एन 8वां है। तो इनके बीच कितना? तो 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बीच में टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? चलिए चैप्टर 10 है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 नहीं करवाए थे, बोले थे कि नया क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं। और इस बार पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन देखे ना, पुराना से साफ बदल दिए। जितना प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता था सब एक जगह। अब इससे बाहर हमको नहीं लगता क्वेश्चन जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोब्रेनर का तिर्यक नियम तथा न्यूलैंड का अष्टक नियम तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा उनके गुणों के बीच एक प्रकार का संबंध स्थापित किया था। बिल्कुल, डोब्रेनर ने तिर्यक नियम में भी किसकी बात की थी? परमाणु द्रव्यमान की बात की थी। और फिर न्यूलैंड ने भी अपने अष्टक नियम में किसकी बात की थी? परमाणु द्रव्यमान की। तो सही है। पहला कथन क्या है? सही है कि डोब्रेनर का तिर्यक नियम तथा न्यूलैंड का अष्टक नियम तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा उनके गुणों के बीच एक प्रकार के संबंध स्थापित करता है। सही है पहला कथन दोस्तों। दूसरा है कि तिर्यक नियम तथा अष्टक नियम के आधार पर संपूर्ण तत्वों का वर्गीकरण संभव नहीं है। बिल्कुल ये भी सही है, संभव नहीं था तब तो यह नियम की त्याग हो गई। तो जो भी नियम था डोब्रेनर का तिर्यक नियम या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये नियम पर संपूर्ण तत्वों का वर्गीकरण संभव नहीं हो पाया दोस्तों, नहीं हो पाया। तो दोनों कथन यहां पर आपका सही है। नेक्स्ट, तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं।
तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये आपका है किसका? मेंडलीव का नियम है। तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण डैश के आवर्ती फलन होते हैं। अभी तुरंत देखें, परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान जो भी कह लीजिए, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जो भी कह लीजिए। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मेंडलीव ने किया। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीव के द्वारा हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम मेंडलीव ने किया था। सही है। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त सारणी का ही संशोधित स्वरूप है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मेंडलीव के आवर्त सारणी का ही सुधारा गया रूप है। सुधार इतना ही हुआ है कि मेंडलीव में बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्व रखे गए थे और आधुनिक में बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर रखे गए हैं। तो दोनों कथन सही है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त सारणी का ही सुधारा गया रूप है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या रखे थे? परमाणु द्रव्यमान। और मेंडलीव जिस समय काम कर रहे थे उस समय परमाणु संख्या ज्ञात भी नहीं था, परमाणु संख्या के बारे में पता भी नहीं लगा था। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी में तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सबसे पहले दिमित्री मेंडलीव, क्या मेंडलिव कहा था? मेंडलीव है, दिमित्री मेंडलीव पूरा नाम है, तो मेंडलीव है। ये कब मेंडलीव ने किए थे? नेक्स्ट, आवर्त सारणी मेंडलीव का निधन जो है आपको 1907 में हुआ था। जन्म जो हुआ था वो 1834 में, पीरियोडिक टेबल का प्रकाशन 1869 में, और निधन जो हुआ था वो 1907 में। मेंडलीव का जन्म 1834 रूस में। मेंडलीव के सबसे सफलतम कार्य आवर्त सारणी का पहली बार प्रकाशन 1869 में, और आगे चलकर 1907 में उनका निधन हो गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रकाशन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? 1869 में हुआ। मेंडलीव के कार्यों का आवर्त सारणी का प्रकाशन 1869 में हुआ। 1869 में हुआ। वर्ष 1817 में डैश ने समान गुण वाले तत्वों को समूह 1817 में सबसे पहले डोबरेनर ने किया था। किसने? 1817 जब पूछेगा वर्गीकरण तो ये डोबरेनर के द्वारा किया गया था। डोबरेनर के द्वारा। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन 1865-66 के आसपास हुआ था। तो यहां पर 1866 ही आंसर देना पड़ेगा। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वर्ग को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। हॉरिजेंटल को आवर्त कहते हैं। आवर्त, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल। वर्टिकल तो वर्टिकल को वर्ग कहते हैं और हॉरिजेंटल को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 थी। मेंडलीव के समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं होती। सही है। इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन का खोज मेंडलीव के समय नहीं हुआ था।
मेंडलीव के आवर्त सारणी में शून्य समूह में निष्क्रिय गैस को रखा गया। बिल्कुल सही है। आगे चलकर जब इनर्ट गैस का खोज हुआ तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक और वर्ग जोड़ दिए गए और उसका नाम क्या रखा गया? शून्य समूह, और उसमें इनर्ट गैस को रख दिए गए। ये दोनों ही कथन आपका क्या है? सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? 1 के ए मेंडलीव का ये वर्ग है, क्षार धातु कहा जाता है, और ये 1 का बी गलत है। 1 का बी में कॉपर सोना जैसे धातु है, इसीलिए 1 के बी के तत्वों को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु। 1 के बी के तत्वों को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु 2 के ए में है। क्षारीय मृदा धातु किस में है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग 1 के ए में क्षार धातु है, 1 के बी में सिक्का धातु, और क्षारीय मृदा धातु जो है मेंडलीव के वर्ग 2 के ए में है। किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? 1 के बी को। 1 के बी में ही कॉपर सोना चांदी जैसे तत्व हैं जिससे सिक्के बनाए जाते हैं व्यापक स्तर पर, इसीलिए 1 के बी के तत्व को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। 1 के बी के तत्व को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस वर्ग में स्थित है? निष्क्रिय गैस शून्य वर्ग में स्थित है। निष्क्रिय गैस शून्य वर्ग में स्थित है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नया नोट्स का क्वेश्चन आंसर है, बिल्कुल पुराना का लग रहा है क्या? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी के किस वर्ग को उपवर्गों में विभाजित नहीं किया था? 8। मेंडलीव ने खुद अपने पीरियोडिक टेबल में 8 वर्ग बनाए थे, शून्य उनके बाद जोड़ा गया था। मेंडलीव ने शून्य वर्ग नहीं बनाए थे। तो 8 वर्ग में मेंडलीव ने अपने 7 वर्ग को उपवर्ग ए और बी में बांटा, लेकिन 8वें वर्गों को उपवर्गों में बांटा नहीं। 8वें वर्गों को उपवर्गों में बांटा नहीं। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितने थी? 63 थी, जबकि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड के समय 56 तत्व ज्ञात थे और मेंडलीव के समय उन ज्ञात तत्वों की संख्या 63 हो गई। मेंडलीव के आवर्त नियम ने कुछ तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी जो बाद में सही साबित हुए। निम्नलिखित में तत्व कौन था? वो गैलियम, एस्केंडियम, जर्मेनियम तीनों था। ये जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम। गैलियम भी था, एस्केंडियम था, जर्मेनियम था। गैलियम, एस्केंडियम, जर्मेनियम, इन तीनों तत्वों की भविष्यवाणी मेंडलीव ने की थी और बाद में उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई। तीनों तत्व बाद में खोजे गए। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो ये गैलियम, एस्केंडियम, जर्मेनियम, यही 3 तत्व थे। एक और थे, तो गैलियम ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या होगा? गैलियम। मेंडलीव ने गैलियम की ही भविष्यवाणी की थी, गैलियम की भविष्यवाणी की थी, एस्केंडियम की भविष्यवाणी की थी, जर्मेनियम की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट, मेंडलीव का एका एल्युमिनियम निम्नलिखित में किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करेगा? एका एल्युमिनियम की जगह कौन सा धातु की प्राप्ति हुई थी? गैलियम। एका एल्युमिनियम की जगह क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों? गैलियम। यानी गैलियम का गुण एल्युमिनियम के समान थे और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, गैलियम की वैलेंसी कितनी होती है? तो गैलियम ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? गैलियम की 3, गैलियम की 3, तो गैलियम की 3 तो हो जाएगा। आपको यहां पर गैलियम को ई मान लिया गया है तो ई दीजिए, तो हो जाएगा E2O3। E2O3 बात को समझे कि नहीं समझे? मेंडलीव का एका एल्युमिनियम के जगह गैलियम हुआ था, गैलियम, और गैलियम का गुण बिल्कुल एल्युमिनियम से मिलते हैं दोस्तों। और एल्युमिनियम की तरह गैलियम की भी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। एल्युमिनियम की तरह गैलियम की भी वैलेंसी कितनी होती है?
और अगर गैलियम की वैलेंसी 3 होती है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, आपको पता है। और इस तरह से अगर ऑक्साइड बनेगा तो अब वैलेंसी अदला बदली होगी कि नहीं होगी? तो आंसर क्या होगा? सवाल समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त में संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट कौन था? तो 6 में चाल्कोजेन, 7 में हेलोजेन, 2 में क्षारीय मृदा धातु। आंसर क्या होगा? 8। वर्ग 8 में, मेंडलीव के वर्ग 8 में संक्रमण धातु ट्रांजिशनल एलिमेंट थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मेंडलीव आवर्त सारणी के किसी वर्ग में स्थित सभी तत्वों का रासायनिक गुण समान होते हैं। तो बिल्कुल किसी एक वर्ग में स्थित सभी तत्व का रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में किसी आवर्त में स्थित सभी तत्वों का रासायनिक गुण समान होते हैं? ऐसा नहीं है, आवर्त में रासायनिक गुण समान नहीं होते। ठीक है, रासायनिक गुण समान किसके होते हैं? वर्ग के होते हैं। यानी सही है, केवल एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और एक वर्ग में स्थित सभी तत्व के वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होने के कारण ही उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन आवर्त में वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान नहीं होते सभी तत्वों के, इसलिए आवर्त में रासायनिक गुण समान नहीं होगा। एक आवर्त में सभी तत्वों का रासायनिक गुण समान नहीं होगा। मेंडलीव के द्वारा उनके आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में एका बोरोन होगा। एका बोरन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकन के रूप में जाने जाते थे। इन तत्वों का क्या नाम दिया गया जब इन्हें खोजा गया? तो एका बोरोन एस्केंडियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सी अनियमितताएं पाई गई है? समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझा जा सकता है। बिल्कुल सही है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्व के समस्थानिकों के बारे में कुछ भी नहीं बताए हैं। कुछ तत्व परमाणु द्रव्यमान के अनुचित क्रम में व्यवस्थित है। बिल्कुल सही है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कई जगह यह गलतियां हैं कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व पहले हैं और कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व उसके बाद में है, तो ये भी एक गलतियां हैं। मैं हाइड्रोजन तत्व का स्थान विवादित है। बिल्कुल, हाइड्रोजन का स्थान क्या है? विवादित है। हाइड्रोजन का स्थान क्या है? विवादित है। जो वर्तमान में भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का स्थान क्या है? विवादित है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का स्थान क्या है? विवादित ही बना हुआ है। मेंडलीव का आवर्त सारणी निम्नलिखित में किस तत्व को उचित स्थान प्रदान नहीं कर सका? हाइड्रोजन का, ठीक है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन हीलियम दोनों की स्थिति खराब है, समझे कि ना। लेकिन मेंडलीव के समय हीलियम की खोज नहीं हुई थी। रूसी रसायनज्ञ कौन था जिसने, रूसी रसायनज्ञ की बात की जा रही है तो सीधे बात किसकी की जा रही है? मेंडलीव की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? निम्नलिखित में कौन एक तत्व का मौलिक गुण है? फंडामेंटल कैरेक्टर। तो मौलिक गुण तत्व का कौन है? परमाणु संख्या। मौलिक गुण परमाणु संख्या है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व के अधिक मौलिक गुण है। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व के अधिक मौलिक गुण है। ये कहने वाले कौन थे? मोसले थे। परमाणु संख्या तत्व के मौलिक गुण होते हैं, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसको लगी? मोसले को लगी।
आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मोसले ने प्रतिपादित किए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। हमको तो लगता है कि 80% क्वेश्चन तो बन ही गया होगा जी। तो वीडियो देखे होंगे फिर से, तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ये मोसले के प्रयोग के बारे में दिया हुआ है सारा कथन। हेनरी मोसले ने तत्व के एक्स किरण स्पेक्ट्रम के गुणों की नियमितताओं का अध्ययन किया था। बिल्कुल सही है। यानी कि हेनरी मोसले ने प्रत्येक तत्व पर कैथोड किरणों से प्रहार किया और उससे जो तरंग निकला उसको क्या बोला? और भिन्न भिन्न तत्व पर कैथोड किरण के प्रहार करने से निकलने वाले एक्स किरणों का अध्ययन किया था मोसले ने। परमाणु संख्या के सापेक्ष उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति का ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में होगा। बिल्कुल ये भी सही है। मोसले ने एक्स किरण प्राप्ति हेतु जिस तत्व पर कैथोड किरणें से प्रहार किया उसे कैथोडिक द्रव्य कहा जाता है। यह गलत है दोस्तों। मोसले ने एक्स किरण की प्राप्ति हेतु जिस तत्व पर कैथोड किरणों से प्रहार किया उस तत्व को एंटी कैथोड कहा जाता है। उस तत्व को क्या कहा गया? एंटी कैथोड कहा गया। मोसले ने कैथोड किरण से जिन तत्वों पर प्रहार किया उन तत्व को क्या कहा गया? एंटी कैथोड कहा गया। एंटी कैथोड कहा गया, कैथोडिक द्रव्य नहीं कहा गया। मोसले ने एक्स किरण प्राप्ति हेतु जिस तत्व पर कैथोड किरणें से प्रहार किया उस तत्व को कैथोडिक द्रव्य नहीं बल्कि एंटी कैथोड कहा गया। बल्कि क्या कहा गया? एंटी कैथोड कहा गया। डी नंबर, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके भौतिक रासायनिक गुणों को बताता है। बिल्कुल दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भौतिक और रासायनिक गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिल जाएगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही सारा केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज, ये है क्षैतिज, ये है ऊर्ध्वाधर स्थानों को क्रमशः पूछ रहा है। तो पहले क्षैतिज है तो आवर्त, उसके बाद वर्ग। क्रमशः उत्तर पूछ रहा है तो क्रमशः में ही उत्तर देना है। क्लियर? आईपेक के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह 18 और आवर्त 7 क्रमशः। आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि एक वर्ग के सभी तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक रूपता पाई जाती है, यानी वे एक समान होते। बिल्कुल सही है। एक वर्ग के स्थित सभी तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक वर्ग में स्थित सभी तत्व में वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो जब एक वर्ग के सभी तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान होता है तो निश्चित तौर पर उसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा? समान होगा। पहला कथन सही है। एक वर्ग में स्थित सभी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। बिल्कुल सही है। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। यह भी सही है, क्योंकि संयोजकता किस पर डिपेंडेंट है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो संयोजकता भी क्या होगी? तो हमको लगता है असत्य डी होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व में सेलों की संख्या समान रहती है। नहीं, ये गलत है। आप वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा, सेलों की संख्या क्या होगा? जैसे लिथियम में 2 सेल है, लिथियम में
और नीचे आएगा सोडियम में 3 सेल हो जाता है, पोटेशियम में 4 सेल हो जाता है, तो सेल वही Kl। तो जिस किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु में सेलों की संख्या समान नहीं बल्कि बढ़ती जाती है, सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। हालांकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सेलों की संख्या समान रहती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सेलों की संख्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वर्ग में स्थित सभी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, बिल्कुल सही है। एक वर्ग में स्थित सभी तत्व के परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन समान होता है, यह गलत है दोस्तों। केवल एक वर्ग में स्थित सभी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। 1 मिनट 48 नंबर को देख लेते हैं एक बार। ठीक तो है, कुल समूह तो 18 है, आवर्त कितना है दोस्तों? उत्तर देना है किसमें? क्रमशः का मतलब समझ रहे ना, जिसके बारे में पहले पूछा है उसको पहले उत्तर में देना है, फिर क्रमशः नहीं रहता ना तो ये वाला ऑप्शन होता ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो 48 का बी बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं करना है सी में, क्योंकि प्रश्न क्लियर कर दिया है कि उत्तर क्रमशः में देना है। क्षारीय धातु किस वर्ग में? वर्ग 1 में। क्षारीय धातु वर्ग 1 में। आवर्त सारणी में तत्व को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्व के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। गुणों की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? पेरियोडिसिटी कहते हैं, आवर्तता कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? आवर्त सारणी में तत्व को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है, इस पुनरावृत्ति को आवर्तता कहते हैं, पेरियोडिसिटी कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 3 से 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक संक्रमण तत्व की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक संक्रमण तत्व की विशेषता नहीं है? इसके परमाणु या आयन में डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। संक्रमण तत्व की यह प्रमुख विशेषता है कि उसका डी ऑर्बिटल जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं होते हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल ठीक है। केवल एक ही तत्व है फ्लोरीन जिसका ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स है, बाकी फ्लोरीन को छोड़कर सबकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? परिवर्तनशील ही है। संक्रमण तत्व अधिकांश धातु या अधातु की संख्या मात्र 11 है। दोस्तों ये गलत है, सभी के सभी संक्रमण तत्व धातु है। 22 अधातुओं की संख्या है पूरा पीरियोडिक टेबल में ना, ये बात कर रहा है संक्रमण तत्व के। तो सभी के सभी संक्रमण तत्व धातु है, अधातु है ही नहीं। संक्रमण तत्व अधातु, सभी संक्रमण तत्व क्या हैं? यानी वर्ग 3 से लेकर 12 तक जितने भी तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में वे सारे के सारे धातु है, वे सारे के सारे धातु है, उनमें कोई अधातु नहीं है। ये गलत है। संक्रमण तत्व के यौगिक रंगीन होते हैं, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो कौन नहीं है? बिल्कुल वर्ग 3 से 12, वर्ग 3 से 12 क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व है यानी, और सभी के सभी संक्रमण तत्व क्या है? तो इसीलिए से संक्रमण तत्व नहीं तो संक्रमण धातु भी आप कह सकते हैं। चालकोजन वर्ग 16 में आते हैं। चालकोजन किसको कहते हैं? वर्ग 16 के तत्व को। आप 4 तो सही है, 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के परमाणु में सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। बिल्कुल, अभी तुरंत देखें सेलों की संख्या क्या होती जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणु में सेलों की संख्या समान बनी रहती है। आवर्त में तो समान बनी रहती है, आवर्त में तो समान बनी रहती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या बढ़ती है और आवर्त में क्या रहती है, समान बनी रहती है। आवर्त में आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता, लेकिन अधातुओं की घटती है। अधातुओं की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अधातुओं की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर घटती है। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो ये सारा आपका क्षारीय धातु है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रेंशियम। क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो सबसे अधिक कौन होगा? फ्रेंशियम। फ्रेंशियम के बाद तो फ्रेंशियम नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सीजियम। क्लियर? ऑप्शन में जितने भी तत्व है सभी वर्ग एक के तत्व है। और अभी तुरंत हम समझे हैं दोस्तों, अभी तुरंत हम समझे हैं, अभी तुरंत हम समझे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? तो लिथियम से ज्यादा क्रियाशील सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम, सीजियम से ज्यादा फ्रेंशियम। निम्नलिखित में न्यूनतम क्रियाशील धातु कौन है? तो न्यूनतम क्रिया, ये वर्ग 2 का है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। वर्ग 2 का ये सारा तत्व वर्ग 2 का, और ये सीधे ऊपर से नीचे है। बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, और तो सबसे कम सबसे ऊपर में रहेगा, वो सबसे कम होगा। वर्ग 2 को देख लीजिए एक बार, पीरियोडिक टेबल। वर्ग 2 का सब तत्व है कि नहीं? सबसे ऊपर में कौन है? बेरिलियम है ना, तो सबसे ऊपर में बेरिलियम है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगा? बेरिलियम होगा सबसे कम अभिक्रियाशील। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रथम आवर्त में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, सातवां गलत है। सातवां आवर्त अभी अधूरा है, पूरी तरह भरा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कौन सा आवर्त अपूर्ण है? सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है, सातवां आवर्त पूरी तरह से भरा नहीं है, सातवां आवर्त अपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? आवर्त, आवर्त होगा आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे जाने पर तत्व के धातुई लक्षण बढ़ता है। बिल्कुल सही है। ऊपर से नीचे आने पर धातुई लक्षण बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। धातुई लक्षण जो सबसे प्रमुख है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। सबसे प्रमुख धातुई लक्षण है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जितनी प्रबल संभावना होगी वह उतना अधिक धातुई गुण वाला होगा। और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो पहला कथन सही है। अत्यधिक धातुई लक्षण आवर्त सारणी के किसी वर्ग में सबसे निचले भाग में होगा। अत्यधिक धातुई लक्षण वाला आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर में होगा, क्योंकि नीचे आने पर धातुई लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। करे कि सबसे निचले भाग में अत्यधिक, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक धातुई लक्षण अत्यधिक धातुई लक्षण आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सबसे निचले भाग में पाया जाता है। सही है, सही है।
आवर्त सारणी होगा यहां पर। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे जाने पर तत्व की विद्युत धनात्मकता का लक्षण बढ़ता है। बिल्कुल, विद्युत धनात्मकता भी एक धात्विक लक्षण है, और ऊपर से नीचे आने पर अगर धात्विक लक्षण बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि विद्युत धनात्मकता भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का गुण कहते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो मतलब गलत अब कौन होगा? आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है? नहीं, बढ़ती क्या है? और अगर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है तो निश्चित ही विद्युत ऋणात्मकता में क्या आएगी? कमी आएगी। अगर विद्युत धनात्मकता बढ़ता है तो निश्चित ही विद्युत ऋणात्मकता में क्या आएगी? कमी आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धात्विक लक्षण है, धात्विक लक्षण है। और हम जान चुके हैं कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मैग्नीशियम के समान रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएंगे? मैग्नीशियम के समान रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएंगे। अब मैग्नीशियम के समान रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने का मतलब कि रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है। अब मैग्नीशियम के समान रासायनिक गुण वाला तत्व उसी वर्ग का होगा जिस वर्ग में मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम वाले वर्ग में बेरिलियम भी है, कैल्शियम भी है और बेरियम भी है ना? मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रांशियम, ये सभी वर्ग 2 के तत्व है कि नहीं? और एक वर्ग में स्थित सभी तत्व के रासायनिक गुण समान होते हैं, और एक वर्ग में स्थित सभी तत्व के रासायनिक गुण समान होते हैं, मतलब वो समान रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएंगे। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार, परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या बढ़ती है जी। ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। अब बाह्यतम कक्षा से नाभिक तक की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो अगर सेलों की संख्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है तो निश्चित तौर पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, अर्थात परमाणु आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाता है। क्यों? तो परमाणु में सेलों की संख्या बढ़ती जाती है, यही एक कारण है। सेलों की संख्या बढ़ती जाती है, बाह्यतम कक्षा और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाता है। एक तत्व X सूत्र XCl2 वाला क्लोराइड बनाता है। XCl2 वाला क्लोराइड बनाता है, और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? और अगर XCl2 वाला क्लोराइड बना रहा है तो X की बैलेंसी कितनी है? 2 है। निश्चित रहिए आप, तब ना आपका फार्मूला बनेगा XCl2। तो ये तो क्लियर है कि X की बैलेंसी कितनी है। अब X की बैलेंसी 2 है तो इसका मतलब यह वर्ग 2 में है, क्योंकि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों की बैलेंसी 1 है और वर्ग 2 के तत्वों की बैलेंसी, X की बैलेंसी 2 है, तो मतलब X वर्ग 2 में है दोस्तों। X वर्ग 2 में है, X वर्ग। तो X तत्व आवर्त सारणी के उसी वर्ग में होगा जिस वर्ग में मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम भी वर्ग 2 का है। सवाल समझे कि नहीं समझे? एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 तथा द्वितीय आवर्त में है। तो वर्ग 3 में यानी कि संक्रमण धातु है यह तत्व निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? द्रव होगा, धातु द्रव नहीं होते हैं पारा को छोड़कर।
सबसे अधिक धातुई वर्ग 1 का होता है। वर्ग सबसे अधिक धातुई का मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, जो वर्ग 1 वाला में होता है, 3 वाला में नहीं होता है। ठोस कम धातुई ये हो सकता है। धातु है वर्ग 3, संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व धातु है तो धातु क्या होगा? ठोस होगा। और सबसे अधिक धातुई वर्ग 1, वर्ग 1 से कम धातुई वर्ग 2, तो 3 पर जाएंगे तो धातुई थोड़ा कम होगा। तो सबसे सटीक आंसर है ठोस कम धातुई, ठोस कम धातुई। सड़सठ का देख रहे हैं, 67 का मैग्नीशियम होगा। निम्नलिखित में कौन न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाला है? ये क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है तो सबसे कम किसका होगा? फ्लोरीन का। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है ना। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब वर्ग 17 के तत्व है। ऊपर से नीचे का क्रम यही ना है। तो फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा परमाणु त्रिज्या किसका होगा? क्लोरीन का से ज्यादा बड़ा, ब्रोमीन से ज्यादा बड़ा आयोडीन का होगा। तो सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसका होगा? फ्लोरीन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक? ये 1 वर्ग का है। हाँ, 1 वर्ग का। 1 मिनट, वर्ग 13 में देखिए तो वर्ग 13 को बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये क्या ये क्रम सही है वर्ग 13 का? तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसका होगा? इंडियम का, क्योंकि इंडियम सबसे नीचे में है ना जी। तो सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसका? सबसे कम किसका? इंडियम का। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। और ऊपर ये सभी ऑप्शन का सभी तत्व एक ही वर्ग 13 का है। और वर्ग 13 में ऊपर से नीचे का क्रम देखिएगा तत्वों का, तो यही क्रम है। और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होगा? इंडियम का होगा। सबसे कम किसका होगा? क्लियर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के परमाणु आकार में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु आकार घटता जाता है। सही। दोनों कथन क्या है? सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों को कहां रखा गया? एक ही स्थान पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के रखने का स्थान परमाणु संख्या पर निर्धारित है। और तत्व के समस्थानिक का परमाणु संख्या एक ही होते हैं, इसीलिए वो दोनों आवर्त सारणी के एक ही जगह पर है। इसलिए वो दोनों आवर्त सारणी के एक ही जगह पर है। आवर्त सारणी के तत्व के परमाणु का सभी सेल इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा है। सभी सेल इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा है तो निश्चित ही वो क्या है? इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस किस वर्ग में है? 18। एकमात्र तत्व इनर्ट, एकमात्र नहीं, अक्रिय गैस ही केवल ऐसे तत्व हैं जिनके सभी सेल इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरे रहते हैं। अक्रिय गैस को छोड़कर ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसका सभी सेल इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरा हुआ हो। तो ये अक्रिय गैस की बात की जा रही है, इनर्ट गैस की बात की जा रही है। और इनर्ट गैस वर्ग 18 के अंतर्गत आते हैं। इनर्ट गैस वर्ग 18 के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त के तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त के तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। बिल्कुल सही है।
आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त की बात हो रही, सही है। बाएं से दाएं जाने पर तत्व की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, ये गलत है दोस्तों। आप बाएं से दाएं जाइएगा तो बाएं तरफ क्या है और दाएं तरफ क्या है? अधातु। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति, तो अगर तो हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु के ऑक्साइड के स्थान पर अधातु का ऑक्साइड मिल जाएगा, यानी कि ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय से अम्लीय होते जाएगी। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय से अम्लीय हो जाएगी दोस्तों, क्षारीय से अम्लीय हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, लेंथेनाइट एक्टेनाइट वर्ग 3 का सदस्य है। लेंथेनाइट वर्ग 3 आवर्त 6, एक्टिनाइट वर्ग 3 आवर्त 7 का सदस्य है। आवर्त सारणी में वर्ग 15 में किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक गुण होगा? तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो ये ऊपर से नीचे का क्रम सही है, हाँ? वर्ग 15 में नाइट्रोजन है, ऊपर में नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक बाद बिस्मथ। ठीक है, क्रम ठीक है। अब जानते हैं क्या ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, तो धात्विक गुण बढ़ते जाएगा। सबसे ज्यादा किस में होगा? वेरी गुड। चलिए सवाल समझे कि नहीं? ऑप्शन के सारे तत्व वर्ग 15 के हैं और हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? और धात्विक गुण बढ़ते 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 बिस्मथ में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। बिस्मथ में क्या होगा? सबसे। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होगा? अक्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त के अंतिम में वर्ग 18 न है जी, और वर्ग 18 में कौन तत्व है? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। तो सभी आवर्त का अंतिम सदस्य कौन है? इनर्ट गैस है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त का प्रथम सदस्य कौन है? किसी आवर्त का प्रथम सदस्य वही होगा जो वर्ग 1 में होगा, क्योंकि यहीं से आवर्त शुरू होता है। और वर्ग 1 में क्या है? 4 धातु। तो प्रथम सदस्य क्षार धातु, अंतिम सदस्य इनर्ट गैस। किसी आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य। निम्नलिखित में कौन समान रासायनिक गुण वाला होगा? नाइट्रोजन और, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग का तत्व है। ए नंबर में ऑर्गन पोटेशियम कहीं से भी लग रहा है, ऑर्गन इनर्ट गैस है, पोटेशियम क्षार धातु है। बोरन जर्मेनियम ये भी नहीं होगा, बोरन धातु है, जर्मेनियम उपधातु है। सोडियम एल्यूमिनियम अलग अलग वर्ग के तत्व हैं। तो रासायनिक गुण उन्हीं के समान होगा जो एक ही वर्ग के होंगे, जो एक ही वर्ग के होंगे। आवर्त सारणी के किन 3 वर्ग में सबसे अधिक अधातु है? तो ये है 14, 15, 16। 14, 15, 16। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के आयनन ऊर्जा का मान घटते जाता है। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में किस तत्व की आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम होगा? तो
आयनन ऊर्जा का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, तो ऊपर से नीचे आने पर घटता है, तो ये सारा तत्व वर्ग एक का है कि ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसी क्रम में ये वर्ग में भी सजे हुए हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगा तो सबसे ज्यादा किसका? लिथियम का। सबसे ज्यादा किसका? लिथियम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा क्रम धातुओं के आयनन ऊर्जा का सही क्रम है? यह लगता है आवर्त का दिया हुआ है, ऑप्शन आवर्त का है। तो सोडियम देखिए 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। ये एक आवर्त का तत्व है कि नहीं है? और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का, उससे कम सबसे कम। ठीक है, ठीक है जी। ऑप्शन में जो 3 धातु है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये एक आवर्त का सदस्य है। ये वर्ग आवर्त 3 का सारा सदस्य है। और बाएं से दाएं जाइएगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, किसी आवर्त के क्षारीय धातु का आयनन विभव न्यूनतम और अक्रिय गैस का आयनन विभव अधिकतम होता है। बिल्कुल, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाएंगे तो सबसे बाएं में क्षारीय धातु, सबसे दाएं में, तो सबसे कम आयनन विभव क्षारीय धातु का सबसे अधिक है। किसी आवर्त के धातु के तुलना में अधातुओं का आयनन विभव उच्च होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि धातु है बाईं तरफ, अधातु है दाईं तरफ, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, इसलिए अधातु की आयनन ऊर्जा धातु की अधिक होगी। दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट, किसी तत्व का प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा का मान E1, E2, E3 है, तो सर्वाधिक मान किसका होगा? E3 का। दोस्तों ध्यान दीजिए, आयनन ऊर्जा कर प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसे द्वितीय आयनन ऊर्जा कहेंगे। तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी उसे तृतीय आयनन ऊर्जा कहेंगे। ज्यों ज्यों हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते जाते हैं, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ते जाते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्रथम आयनन ऊर्जा, तो फिर अब जो है अगला आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। परमाणु से ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन का निकास होता है, परमाणु से ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन का निकास होता है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ते जाता। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? तो प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा मान द्वितीय आयनन ऊर्जा का होगा, द्वितीय से ज्यादा मान तृतीय आयनन ऊर्जा का होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक त्रिक में उच्चतम आयनन विभव वाले तत्व को चुनिए। ये तो लगता है कि वर्ग 2 आवर्त 2 का सदस्य है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, है ना? तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान, तो पहला में उच्चतम किसका हो जाएगा? और दूसरा में नाइट्रोजन का हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा आयनन ऊर्जा किसका होता है? थोड़ा अपवाद है, ऐसे में नाइट्रोजन के संबंध में अपवाद है। अब बाएं से दाएं जाइएगा तो कार्बन के बाद कौन मिलेगा? और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन मिलेगा। तो बाएं से दाएं जाइएगा तो सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका? लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा आयनन विभव किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। और इनर्ट गैस का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। हीलियम या नियन भी है, तो हीलियम का ज्यादा होगा। हीलियम में एक ही कक्षा है ना, हीलियम में ज्यादा होगा, क्योंकि हीलियम ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घट जाता है। तो हीलियम के नीचे में है नियॉन, तो हीलियम से कम आयनन ऊर्जा किसका होगा? तो बोरन, नाइट्रोजन, हीलियम, बोरन, नाइट्रोजन, हीलियम। क्लियर? बात को समझे कि नहीं समझे? यहां पर थोड़ा अपवाद है,
ऑक्सीजन नाइट्रोजन के दाएं तरफ है, फिर भी ऑक्सीजन से ज्यादा आयनन विभव किसका होता है? नाइट्रोजन को होता है, फिर भी किसका होता है? नेक्स्ट, परमाणु इलेक्ट्रॉन को पृथक करने हेतु सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए आयनन ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक क्यों होता है? आयनन ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं होता है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान रहती है, सेल की संख्या। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सेल की संख्या समान होती है। अब बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबकी संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर डैश की संख्या, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बढ़ते जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? समान बनी रहती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान बनी रहती है। नेक्स्ट, तत्व को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। ये वर्गीकरण का आधार क्या है? कक्षक ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा, वहीं उसका क्या होगा? ब्लॉक होगा। नेक्स्ट, 13 से 18 कौन ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। 13 से 18 पी ब्लॉक है। आवर्त सारणी के तत्वों को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया। हीलियम किस ब्लॉक में है? हीलियम एस ब्लॉक में है। हीलियम देखिए है तो वर्ग 18 में, लेकिन हीलियम का परमाणु संख्या 2। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है? 1s ऑर्बिटल में है, तो इसलिए यह किस ब्लॉक का तत्व है? ऐसे ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में छठे आवर्त के 14 तत्व, 7वें आवर्त के 14 तत्व को लेंथेनाइड एक्टिनाइड कहते हैं। छठे आवर्त वाला लेंथेनाइड और 7वें आवर्त वाला एक्टिनाइड, 14 तत्व है दोनों के। नेक्स्ट, लेंथेनाइड एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? एफ ब्लॉक के तत्व है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? एफ ब्लॉक के तत्व हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। संक्रमण तत्व यानी वर्ग 3 से 12। संक्रमण तत्व वर्ग 3 से 12 जो किस ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। किस ब्लॉक में आते हैं? नेक्स्ट, आवर्त सारणी में अधिकांश रेडियो सक्रिय तत्व एक्टिनाइड में है। किस में है? और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक में है। एक्टिनाइड एफ ब्लॉक में है। नेक्स्ट, प्रबल धातुई गुण वाला क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु एस ब्लॉक में है। वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक है। एक तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या में 10 जोड़ने पर तत्व की वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो ये कौन ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है? पी ब्लॉक है, यानी 13 से 18। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़कर वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है किसी तत्व का, तो निश्चित ही हुआ तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का तत्व है। अधातुओं को पी ब्लॉक में रखा गया। हालांकि पी ब्लॉक में कुछ धातु भी है, लेकिन पी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या है? अधातु है। आवर्त सारणी में कुल ऐसे कितने तत्व जो समान ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में होते हैं? 11। कितने? 11। हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और 6 इनर्ट गैस, 6 अक्रिय गैस, 6 5 11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसमें है? फ्लोरीन में है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आधातुई गुण वाला होगा? एक ही वर्ग का है।
अधिक अधात्विक गुण वाला होगा। आज से 1 मिनट सुनिए ना। नाइट्रोजन वर्ग 15 का है ना, क्लोरीन वर्ग, फास्फोरस 15 का, सल्फर 16 का। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? क्लोरीन। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। क्लियर? तो बाएं से दाएं जाएंगे तो पहले हमें 15 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा? क्लियर? चलिए 104 नंबर। सेलेनियम से लेकर एलयू को क्या पढ़ते जी? लेंथेनम। नहीं, लेंथेनम नहीं पढ़ते। अच्छा, 58 से 71 तक को लेंथेनाइट कहते, सही है। लेंथेनाइट को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, सही है। लेंथेनाइट को क्या कहा जाता है? 90 से 103 एक्टिनाइट है, सही है। एक्टिनाइट के अधिकांश तत्व रेडियो सक्रिय है, सही है। सभी के सभी कथन क्या है? एक्टिनाइट के अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव है। एक्टिनाइट का अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव है और लेंथेनाइट को दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। संक्रमण धातु के अपूर्ण होते हैं कौन ऑर्बिटल? 3d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं। तत्व के निम्नलिखित युग्मों को सामान्य ताप दाब पर द्रव अवस्था में, सामान्य ताप दाब पर द्रव अवस्था में कौन है? ब्रोमीन और मरकरी। बाकी गैलियम और सीजियम जो है कमरे के ताप पर द्रव रहते हैं अपने कम मेल्टिंग पॉइंट के कारण। सामान्य ताप पर सीजियम और गैलियम भी ठोस होते हैं। सामान्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। तत्व के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्व के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। गुणों की पुनरावृत्ति 2 तत्व के बाद, फिर 8 तत्व के बाद, फिर 8 तत्व के बाद, फिर 18 तत्व के बाद, फिर 18 तत्व के बाद, फिर 32 तत्व के बाद। क्या होगा सर? 2 8 8 18 18 32 तत्व के बाद तत्व के गुणों में क्या होता है? परिवर्तन, समानताएं आ जाती है। क्लियर? सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड का होगा, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय से अम्लीय होते जाती है। सबसे बाएं जो तत्व है उसके ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होता है, और सबसे जो दाएं है हैलोजन, इनर्ट गैस को छोड़ दीजिए क्योंकि वो अभिक्रिया करते ही नहीं, ऑक्साइड बनाएगा ही नहीं। तो वर्ग 17 के ऑक्साइड की प्रकृति प्रबल अम्लीय, वर्ग 1 के ऑक्साइड के प्रवृत्ति प्रबल क्षारीय यानी कि भास्मिक, और पोटेशियम वर्ग 1 का है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? तो यह किस ब्लॉक का होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं वहीं उसका ब्लॉक हो जाता है। ए बी सी और डी आवर्त सारणी के वर्ग 1 2 14 15 के सदस्य हैं। तत्व के निम्नलिखित जोड़े में कौन सा संयोजी बंधन बना लेगा? ए बी बनाएगा, ए बी सी डी। ए वर्ग 1 का है तो ए आपका वर्ग 1 में है तो क्या है? वर्ग बी में है तो भी वह क्या है? क्योंकि बी जो है वर्ग 2 है। 14 वाला क्या है? अधातु है। 15 वाला भी क्या है? अधातु है। ससंयोजी बंधन धातु अधातु के बीच नहीं बनता है बल्कि अधातु अधातु के बीच बनता है। तो सी तथा डी के बीच अभिक्रिया होगी तब ही वह ससंयोजी बंधन बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ससंयोजी बंधन धातु अधातु के बीच नहीं बल्कि अधातु अधातु के बीच बनता है। धातु अधातु के बीच आयनिक बंधन बनते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में 2 तत्व फ्रांस देश के नाम पर है, उनमें एक फ्रांसियम है और दूसरा फर्मियम है। दूसरा क्या है? फर्मियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता की बात की जा रही, किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है।
आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में तत्वों के आयनन विभव परमाणु संख्या के साथ साथ घटते जाते हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो कह रहा है कि ये आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में तत्वों के आयनन विभव परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ घटते जाएंगे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा कथन असत्य है? आवर्त सारणी में तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है, सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, सही है। आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के बहुत से दोष दूर हो गए, सही है। तो गलत कौन है? आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने परमाणु का आकार घटता है, बढ़ता है। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cm, क्योंकि Cr क्रोमियम, C कॉपर, C कार्बन, तो Cm क्यूरियम होगा। क्लियर? द्वितीयक आवर्त के तत्वों के लिए दो सेल में K पहला, L करा कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा, बाहरी होगा? तो जिस नंबर के आवर्त में है उतना सेल होगा। पहला आवर्त का है तो उसमें एक के सेल होगा, दूसरा आवर्त है तो उसमें दो सेल होगा। तो पहला के और दूसरा ये अंतिम हो जाएगा। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनके प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला, जैसे कार्बन के लिए C होता है, ठीक है ना? तो इस तरह कितने तत्व है? 17 है। गन के आंसर निकाल लीजिएगा ना। चलिए खुद से आंसर निकाल लीजिएगा दोस्तों, हम बता देंगे। मान लीजिए याद नहीं, गलत हो जाए तो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? पता कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल है ना, गन लीजिएगा। निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु का आकार न्यूनतम होगा? यह सिलिकॉन का होगा। किसका? सिलिकॉन अधातु है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। बाएं से दाएं जाने पर धातु के बदला क्या जाता है? अधातु। ऑप्शन में अधातु केवल एक है, कौन? सिलिकॉन। पोटेशियम धातु, कैल्शियम धातु, एल्युमिनियम धातु। क्लियर? नेक्स्ट, कौन सा न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है? न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाला पोटेशियम, कैल्शियम, ये ब्रोमीन होगा। न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व कौन है? क्योंकि इसमें ब्रोमीन प्रबल आधात्विक गुण वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व? आयरन संक्रमण तत्व है, क्योंकि यह वर्ग 3 से 12 के बीच का है। किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो जिससे नहीं निकला है उसी से निकालना सबसे आसान है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो नाभिक जो है शेष इलेक्ट्रॉन पर अधिक आकर्षण बल लगा देता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जिससे निकल गया उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता जाता है। तो सबसे आसान इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्योंकि इससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। और सबसे कठिन इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्योंकि इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में वे तत्व कौन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी होती जितना पोटेशियम प्लस और क्लोरीन माइनस? पोटेशियम प्लस क्लोरीन माइनस। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना? इसमें 18। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, 1 18, यानी दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है? आवर्त सारणी में वे तत्व कौन है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 किस में होगा? आवर्त सारणी में तत्व कौन है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी होगी जितनी पोटेशियम प्लस क्लोरीन माइनस में है? तो वर्ग 1 के किसी तत्व में तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, है? फ्रेंसियम में तो होगा।
फ्रेंसियम में नहीं होगा? हाँ, फ्रेंसियम में तो होगा, 18 इलेक्ट्रॉन का आयन होगा। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछता तो बात बनती, ये इलेक्ट्रॉन पूछा, गड़बड़ तो नहीं होगा। अच्छा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आवर्त सारणी के समूह 2 के तत्व X समूह 16 के तत्व Y से संयोग करता है, तो समूह 2 के तत्व X की वैलेंसी कितनी, और समूह 16 के तत्व में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। और वैलेंस देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, उसमें 10 जोड़ दीजिए तो 1016। तो अगर वर्ग 16 या समूह 16 है तो निश्चित उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी 2, तो दोनों का वैलेंसी समान है, तो यौगिक XY होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक धनायन का आकार अपने संगत परमाणु का आकार से छोटा होता है। बिल्कुल सही है। मान लीजिए सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन गया? धनायन। तो इसका परमाणु त्रिज्या घट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो शेष इलेक्ट्रॉन को नाभिक और ज्यादा बल से अपनी तरफ क्या करता है? खींच लेता है, जिससे सेल जो है नाभिक की तरफ सिकुड़ जाते हैं और परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है? तो अगर कोई परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो उसका परमाणु त्रिज्या छोटा हो जाता है। तो एक धनायन का आकार अपने संगत परमाणु के आकार से छोटा होता, बिल्कुल सही है। Na की परमाणु त्रिज्या Na+ की परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है, ये गलत है। Na की परमाणु त्रिज्या Na+ से क्या होगा? बड़ी होगी। Na+ का परमाणु त्रिज्या Na++ से क्या होगा? बड़ा होगा। ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु का आकार से बड़ा होता है। जैसे क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाया, तो ऋणायन बना तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते तो नाभिक का बल इलेक्ट्रॉन पर घट जाता है, इसलिए सेल फैल जाते हैं, और सेल फैल जाने के कारण परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ जाता है। तो धनायन का परमाणु त्रिज्या घट जाता है, ऋणायन का परमाणु त्रिज्या बढ़ जाता है। Cl की परमाणु त्रिज्या Cl के परमाणु त्रिज्या से बड़ा होगा, गलत, छोटा होगा। तो पहला और तीसरा क्या है? सही है। क्लियर हो गया जी? धनायन का परमाणु त्रिज्या छोटा, ऋणायन का परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा अपने संगत परमाणु से। क्या आइए 125 निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा? 16 सल्फर का जी, सल्फर अधातु है तो सीधा सल्फर। बाकी 20 शायद किसका है जी? कैल्शियम का। 37 20 कैल्शियम का ना, तो 20 वाला भी धातु का ऑक्साइड क्षारीय। 37 किसका है जी? रुबिडियम का, वो भी धातु, तो वो भी क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। 16 सल्फर है तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। एक तत्व का परमाणु संख्या 15 है, इसके ऑक्साइड 15 वाला फास्फोरस ना, अब फास्फोरस धातु का ऑक्साइड अम्लीय। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व के समस्थानिक का समावेश नहीं था। बिल्कुल सही। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के स्थान पर ही समस्थानिक को रखा गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मेंडलीव ने समस्थानिकों के लिए कोई स्थान छोड़ा ही नहीं था। निम्नलिखित तत्वों को बढ़ते परमाणु त्रिज्या एक तो क्षारीय धातु से कम परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? क्षारीय मृदा धातु की। तो बढ़ते परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा रुबिडियम का न होगा, यह तो क्लियर है। सबसे ज्यादा किसका होगा? या तो आंसर ये होगा, और सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम का नहीं होगा, क्योंकि सोडियम के दाएं में मैग्नीशियम है ना, अब बाएं से दाएं जाने परमाणु त्रिज्या घटेगा, तो ये होगा मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा
रुबिडियम। क्लोरीन अणु की बंधन दूरी 198 पिकोमीटर है तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या बंधन दूरी की आधी होती है। परमाणु त्रिज्या बंधन दूरी की आधी होती है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। पीएम का मतलब पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। ठीक है ना। परमाणु त्रिज्या बंधन की दूरी के आधी के बराबर होता है। नेक्स्ट, ठोस कॉपर में 2 समीप स्थित कॉपर परमाणुओं की अंतराणविक दूरी 256 पिकोमीटर है। 2 निकटतम परमाणु का 256 है तो धात्विक त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 128 पिकोमीटर हो जाएगा। 128 पिकोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्षा में 3 2 5 है। संयोजकता मतलब अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7। अंतिम कक्षा में कितना? 5 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाह्यतम कक्षा का, क्योंकि अंतिम कक्षा में टोटल n सेल की संख्या, n क्या सेल की संख्या, तो 3 2 5। नेक्स्ट, पोटेशियम को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो पोटेशियम क्षारीय धातु है जी। क्षारीय धातु को वर्ग 1 में रखा गया। क्षारीय धातु को वर्ग 1 में रखा गया। क्षारीय धातु को वर्ग 1 में रखा गया। नेक्स्ट, एस ब्लॉक के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। ठीक है, NS2। ठीक है, ठीक है। ये है एस ब्लॉक का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये है पी ब्लॉक का, ये है डी ब्लॉक का, ये है एफ ब्लॉक का। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। एस ब्लॉक तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। n है सेल की संख्या, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में कौन सा जोड़ा परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य? तो 19 और 22 के मध्य 20 और 21। 20 कैल्शियम 21 एस्केंडियम का है। 20 कैल्शियम का 21 एस्केंडियम का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का गुण समान होते हैं। बिल्कुल सही। तत्वों के गुणों की आवर्तता, आवर्तता का मतलब निश्चित क्रम के बाद समान संख्या में समान गुणों वाले तत्व का मिलना। तत्व को बढ़ते परमाणु संख्या में सजाने पर निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले जो तत्व प्राप्त होते हैं, इसी घटना को पेरियोडिसिटी कहते हैं। तो तत्व के गुणों की आवर्तता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवर्तता में सीधा संबंध है। बिल्कुल। निश्चित क्रम के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए उनके गुण भी क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। दोनों कथन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 तत्व के स्थान विवादित है? हाइड्रोजन और नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से तत्व की शुरुआत ही होती है। सबसे हल्का। परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का आयुपेक नेम क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, 100 से ज्यादा का आयुपेक नेम कैसे लिखा जाता है? तो 100 से ज्यादा आयुपेक नेम लिखने के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 100 से अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व का आयुपेक नेम लिखने का एक तरीका दिया है। और तरीका यह दिया है कि 0 के लिए क्या यूज किया जाता है? नील। 1 के लिए क्या यूज किया जाता है? 1 के लिए यूज किया जाता है 0 के लिए नील। 1 के लिए इसके लिए N। 1 के लिए, 2 के लिए तो यूज किया जाता है किसका? डाई का। सॉरी, डाई का नहीं, बाय का। बाय का। 1 के लिए क्या किया जाता है?
अन, हाँ ठीक है, अन, सॉरी 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 सॉरी, वन के लिए कौन शब्द? अन शब्द यूज किया जाता है। क्या? अन। शॉर्ट में क्या? यू। शॉर्ट में क्या? बी। ठीक है ना। तीन के लिए यूज किया जाता है क्या? ट्राई। तीन के लिए ट्राई। तो तीन तक यहाँ में 1 to 0 है। तो देखिए 100 से अधिक, 100 से अधिक वाले तत्व का आईपैक नाम लिखने के लिए 0 के लिए कौन शब्द? नील। शॉर्ट में एन। 1 के लिए अन। 1 के लिए अन, ला संकेत में यू। 2 के लिए बाय, संकेत के लिए बी। 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए क्वाड। 5 के लिए पैंट। ऐसे अंत में क्या लगा देना है? IUM लगा देना है। क्लियर हो गया? तो परमाणु संख्या 120 में 1 के लिए क्या आएगा? अन आएगा। ठीक है। 2 के लिए क्या आएगा? बाय आएगा। और 0 के लिए क्या आएगा? नील आएगा। और सब के लास्ट में क्या जोड़ा जाता है? तो ये हो गया आईपैक नेम, अन बाय नीलियम। अन बाय नीलियम। और शॉर्ट में 1 के लिए आप यू यूज करिएगा, 2 के लिए आप बी यूज करिएगा, जी के लिए आप एन यूज करिएगा। क्लियर है? बात समझ गए? तो आईपैक संस्था ने 100 से अधिक के परमाणु संख्या वाले तत्व का आईपैक नाम लिखने के लिए क्या नियम बनाया है? समझे कि नहीं समझे? 0 के लिए क्या लिखना है? नील। 1 के लिए एन। 2 के लिए बाय। 3 के लिए ट्राई। और सब नाम के लास्ट में क्या जोड़ देना है? IUM जोड़ देना। IUM। तो हमने 1 के लिए क्या लिए? अन लिए। 2 के लिए क्या लिए? बाय लिए। 0 के लिए क्या लिए? नील लिए। लास्ट में क्या जोड़ दिए? तो ये क्या हो गया? क्लियर? नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त यानी 5वां आवर्त में कितना? 18। सबसे भारी धातु ओस्मियम। मेंडलीफ द्वारा तय 1 का एल्युमिनियम हम लोग निकाल चुके हैं जी। बी। ये क्वेश्चन रिपीट है ना? निम्नलिखित में कौन सा एक आवृत्ति गुणधर्म नहीं है? आवृत्ति, रेडियो एक्टिविटी आवृत्ति गुणधर्म है? नहीं है। रेडियो एक्टिविटी आवृत्ति गुणधर्म नहीं है। लोथर मेयर भी वर्गीकरण क्या था? किसके द्वारा? किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी के वर्ग में नीचे से आने पर धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है और अधातुओं की दोनों सही है। क्लियर? चलिए, पीरियोडिक टेबल हो गया ना? पूरा हो गया ना? ठीक है। चलिए अगला क्लास बिलियन को पढ़ के आइएगा। बिलियन को पढ़ के आइएगा। बिलियन क्वेश्चन कराएंगे अगला क्लास में।